नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। दोस्तों, ये नाटक रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है। ये नाटक लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस नाटक में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा और दूसरी ओर शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा नाटक एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वह लोग मान गए हैं। अब अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखाकर सर चढ़ा दिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इस लड़की का दिमाग कैसा है। दोस्तों, मैं आपको उमा के बारे में बता दूं। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी हुई बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वह मालिक को बताता ही है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब अब बिजनेस की बात कर ली जाए। वह शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहता है कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वह अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटता भी है। अब रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जन्मपत्रियों के मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी ही नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तश्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट करते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि पिछले महीने में आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद के कहने से उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के संबंध में भी पूछते हैं। उमा मीरा का एक गीत गाती है। उसके पश्चात गोपाल प्रसाद उसे सिलाई कढ़ाई आदि के संबंध में भी पूछते हैं। उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। तब अपनी मजबूत आवाज में उमा जवाब देती है, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। फिर उमा कहती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती है? लड़कियां मजदूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर फिर उनको काट डालता है? गोपाल प्रसाद भी गुस्से में आकर बोलते हैं, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? फिर उमा कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इससे हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा आप अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद बोलता है, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, बीए पास किया है।
मैंने ना तो कोई चोरी की और ना ही आपके पुत्री की तरह इधर उधर ताक झांक कर कायरता का प्रदर्शन किया। अब गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और राम स्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा भी पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, ये सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं और इतने में रतन आ जाता है। वो कहता है, बाबूजी मक्खन। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और ये नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, दरअसल रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है इज्जत। इस नाटक में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तोला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह लताड़ा है। अपने पुत्र के दोषों को ना देखने वाले मनुष्य भी लड़कियों के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं और ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। उमा के सामने शंकर बिल्कुल नंगे हैं, फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है और लेखक अपने उद्देश्य में सफल भी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का मतलब समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।